हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है GERL सिस्टम, उसको करेंगे। GERL सिस्टम GERL सिस्टम जो होता है उसमें अपने G से गोल्जी बॉडी, G से गोल्जी बॉडी, ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L से लाइसोसोम्स। तो जो GERL सिस्टम है वो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम से मिलकर बना होता है। ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। और जो GERL सिस्टम है इसके बारे में जो बताया था उस साइंटिस्ट का नाम था नोविकोव। GERL सिस्टम के बारे में नोविकोव ने बताया था। और जो GERL सिस्टम है वो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम से मिलकर बना होता है। और इसके बारे में बताया किसने था? नोविकोव ने बताया था। तो GERL सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स, GERL सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स है। सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स formed by Golgi body, endoplasmic reticulum and lysosomes ठीक है। तो GERL सिस्टम 3 सेल ऑर्गेनल्स गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम से मिलकर बना होता है। और इसके बारे में एक साइंटिस्ट था नोविकोव ने इसके बारे में बताया था। इसके बाद जो GERL सिस्टम है इसके द्वारा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो GERL सिस्टम जो है वो फॉर्म करता है। देखो, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? किसी भी पदार्थ या मॉलिक्यूल का सेल के जो अंदर है, अंदर प्रवेश करना, वो क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो एक्सोसाइटोसिस जो होता है सेल के अंदर जो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकालना जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। तो GERL सिस्टम के द्वारा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो भी इसके द्वारा किए जाते हैं, जिससे जो फूड पार्टिकल, जहाँ कोई पदार्थ होते हैं सेल के बाहर, उसे सेल मेम्ब्रेन से जो सेल के अंदर प्रवेश करवाया जाता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा। और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर से कोई पदार्थ या वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर निकाला जाता है। तो ये दोनों जो क्रियाएं हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की, ये भी किसके द्वारा की जाती है? GERL सिस्टम के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर अपने बात करें GERL सिस्टम की, तो जो GERL सिस्टम है इसके द्वारा, इसके अंतर्गत जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 प्रकार की होती है, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसकी फॉर्मेशन करती है? प्रोटीन की। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये किसकी फॉर्मेशन करती है? लिपिड्स की। ठीक है। लिपिड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का निर्माण तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं?
राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और ये किसकी फॉर्मेशन करती है? लिपिड्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन और लिपिड्स की जो फॉर्मेशन की जाती है, उसे जो GERL सिस्टम है, मीन गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके द्वारा जो प्रोटीन और लिपिड से एक पार्टिकल हैं, इनको मॉडिफाई करके इनकी पैकेजिंग करके इनकी, और उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको आगे भेजा जाता है। GERL सिस्टम में प्रोटीन और लिपिड पार्टिकल्स हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है। मतलब प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है तो वो सिंगल पेप्टाइड फॉर्म के अंदर होता है, और जब वो गोल्जी बॉडी के अंदर से प्रवेश करता है और दूसरी साइड जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आ जाता है, तो उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसकी पैकेजिंग हो जाती है और उसके बाद उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है जो किसके अंतर्गत किया जाता है? GERL सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद GERL सिस्टम क्या होता है, इसको अपने डायग्राम से समझते हैं। इसमें किस प्रकार जो लिपिड्स या प्रोटीन हैं, इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम के द्वारा। इसको अपने डायग्राम से देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है दो प्रकार की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जिस साइड पाई जाती है उस साइड क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिस साइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है उस साइड क्या होता है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। तो अपनों ने यहाँ किसको शो किया है? यह न्यूक्लियस को शो किया है। किसको शो किया है? न्यूक्लियस को शो किया है। अब जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इस साइड क्या पाई जाएगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है? रेटिकुलम की सिस्टर्नी, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी भी होती है, वेसिकल्स भी होती है और टेब्यूल्स भी होती है। तो ये क्या है? सिस्टर्नी। इस तरह से ये सिस्टर्नी पाई जाएगी। ये अपनों ने क्या बना दी? सिस्टर्नी। ठीक है, और अपनों ने अभी अभी बताया, डिस्कस की कि सिस्टर्नी जो होती है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ सिस्टर्नी पाई जाती है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम, और जिसके द्वारा किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोटीन की। और इसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम के द्वारा किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोटीन की। तो इस सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल दिया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है, तो ये क्या हो गई? SER या
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके द्वारा किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोटीन की, और इसके द्वारा किसकी फॉर्मेशन होगी? लिपिड्स की। ठीक है। और जब अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं तो डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स हैं, इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ होती है, उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और किसकी फॉर्मेशन करती है? प्रोटीन की। जबकि इस सिस्टर्नी है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ पाई जाती है और इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और ये किसकी फॉर्मेशन करती है? लिपिड्स की फॉर्मेशन करती है। अब अपने प्रोटीन को भी ले सकते हैं और लिपिड्स को भी ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए अपने किसको लेते हैं? प्रोटीन को लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ प्रोटीन का निर्माण हुआ और प्रोटीन कहाँ आ गई? ट्रांजिशन वेसिकल्स के अंदर, ट्रांजिशन वेसिकल में। अब यहाँ नाम आया है ट्रांजिशन वेसिकल्स। वेसिकल्स भी दो प्रकार की हैं, एक तो सेक्रेटरी वेसिकल और एक है ट्रांजिशन वेसिकल। जो ट्रांजिशन वेसिकल्स है वो तो क्या करती है? कैरियर का कार्य करती है, कैरियर का कार्य करती है। मीन जो प्रोटीन पार्टिकल इन सिस्टर्नी के द्वारा यहाँ आया ट्रांजिशन वेसिकल्स में, यह उसे आगे गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगी। तो एक बीच में कैरियर का जो काम कर रही है वो क्या है? ट्रांजिशन वेसिकल्स हैं। और जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं उनका फंक्शन होता है सिक्रेशन का, सिक्रेशन का। उसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स या जो भी पार्टिकल्स आता है वो उसको आगे सेल के अंदर सिक्रेट कर देती है। ठीक है। तो जो प्रोटीन का ये पार्टिकल्स हैं उसकी फॉर्मेशन के बाद ये ट्रांजिशन वेसिकल्स इस प्रोटीन को कहाँ भेज देगी? गोल्जी बॉडी के पास भेज देगी। और गोल्जी बॉडी के ऊपर भी क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी के ऊपर भी क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी पाई जाती है। इस तरह से सिस्टर्नी होती है। अब जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बना था वो ट्रांजिशन वेसिकल्स की सहायता से किस में चला गया? इस गोल्जी बॉडी के अंदर चला गया। अब ये गोल्जी बॉडी जो है वो इस प्रोटीन पार्टिकल को एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी फिर आगे ट्रांसफ़र करती जाएंगी। और इस साइड क्या प्रेजेंट होती है? सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये क्या है? सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये किसका कार्य करती है? सिक्रेशन का कार्य करती है। जब ये प्रोटीन पार्टिकल गोल्जी बॉडी से होके इन सेक्रेटरी वेसिकल्स में जाता है तो इसका क्या हो चुका होता है? मॉडिफिकेशन हो चुकी होती है, पैकेजिंग हो चुकी होती है। मीन जो ये सिंगल पेप्टाइड होता है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कहाँ आ जाता है? सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर आ जाता है। और गोल्जी बॉडी की भी दो फेज होती है। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसे तो सिस फेज या सिस साइड बोलते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसको कौन सी बोलते हैं? ट्रांस साइड या ट्रांस फेज। तो इस जो न्यूक्लियस की तरफ है वो कौन सी साइड हो जाएगी? सिस साइड। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है वो कौन सी हो जाएगी? ट्रांस साइड। ठीक है। तो अब ये प्रोटीन पार्टिकल कहाँ चला गया? इन सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर चला गया। अब इन सेक्रेटरी वेसिकल्स का क्या फंक्शन है? सिक्रेशन का। तो ये इसे आगे क्या कर देंगी? सिक्रेट कर देंगी। आगे क्या कर देगी? सिक्रेट कर देगी। अब इस प्रोटीन पार्टिकल के अंदर
क्योंकि अपनों ने GERL सिस्टम कर रहे हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनों ने कर लिया, इसका क्या फंक्शन है, इसके द्वारा प्रोटीन पार्टिकल यहाँ चला गया। उसके बाद गोल्जी बॉडी भी कर लिया, गोल्जी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का पार्टिकल गया उसका मॉडिफिकेशन होके वो सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर चला गया। तो बचा कौन अब, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का इसके अंदर क्या रोल होता है, जो ये प्रोटीन पार्टिकल है उसको सेक्रेटरी वेसिकल्स आगे सिक्रेट करती है। अगर इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऐड हो जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्राइमरी लाइसोसोम की, प्राइमरी लाइसोसोम की। और प्राइमरी लाइसोसोम के जो एंजाइम है, यहाँ अपनों ने ई से क्यों शो किया है, यहाँ तक ये प्रोटीन पार्टिकल था, यहाँ इसके अंदर क्या ऐड हो गए, एंजाइम। तो अब ये एंजाइम ऐड होने के बाद ये किसकी फॉर्म में आ गया, प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्म के अंदर आ गया। और प्राइमरी लाइसोसोम के जो एंजाइम है यह किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, मतलब यह सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। और प्राइमरी लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। आपको पता होगा प्राइमरी लाइसोसोम से किसकी फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी लाइसोसोम की, और सेकेंडरी लाइसोसोम से टर्सरी लाइसोसोम या तृतीयक लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। और जो प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, इनको एक्टिव करने के लिए या इनके एक्टिवेशन के लिए जो फूड पार्टिकल हैं वो इसके साथ जुड़ते हैं। और फूड पार्टिकल ऐड होने के बाद जो ये एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और अपने उस लाइसोसोम के क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो अब क्या होगा, अब ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जब पदार्थों को सेल के अंदर लिया जाता है तो क्रिया कौन सी कहलाती है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अपनों ने अभी पढ़ा था अभी एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो ये फूड पार्टिकल हैं, ये फूड पार्टिकल किसके साथ ऐड हो जाते हैं, ये फूड पार्टिकल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ऐड हो जाते हैं। और इस कंडीशन के अंदर जो इसके एंजाइम होते हैं वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, एक्टिव फॉर्म के अंदर। और अब अपने इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। और इसके अंदर जो एंजाइम है अब वो किस फॉर्म के अंदर है, एक्टिव फॉर्म के अंदर है। उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम से अपने को पता है किसकी फॉर्मेशन होती है, तृतीयक लाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम की। और इसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका पाचन हो जाता है और पाचन के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टिव फूड। जो वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टिव फूड है इसको क्या करते हैं, अपनों ने पढ़ा था भी एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, इस वेस्ट मटेरियल को एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये था GERL सिस्टम, जिसके अंतर्गत रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन और लिपिड्स पार्टिकल्स की। और लिपिड पार्टिकल्स या प्रोटीन पार्टिकल्स दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, उसको ट्रांजिशन वेसिकल्स की सहायता से गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। और गोल्जी बॉडी इसको आगे जब सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है तो इसकी क्या हो चुकी होती है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग हो चुकी होती है। तो सेक्रेटरी वेसिकल्स जो है इसको आगे सिक्रेट करती है
तो इसके साथ जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐड हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी लाइसोसोम, जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। इसके एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, फूड पार्टिकल चाहिए, और फूड पार्टिकल जो हैं वो एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा सेल के अंदर लिए जाते हैं और प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम की, जो किस फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं इसके एंजाइम, क्योंकि इसके साथ फूड पार्टिकल जो ऐड हो चुके हैं। और इससे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, टर्सरी या तृतीयक लाइसोसोम की। और उसके बाद इसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, और जो बचता है उसको वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टिव फूड कहते हैं, जो एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारा था GERL सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।